कोई प्रॉब्लम है तो बताएं सर। जी सर आपने जिस तरीके से किया है वो किताब के उस तरीके से बेशक अलग है सर। अगर हम उस आइटम को कंसीडर न करें सर, जो कि किताब में उन लोगों ने नहीं किया है, उसमें कोई गलती तो नहीं है सर। बुक वाले तरीके से कर लें, बुक वाले तरीके से कर लें, लेकिन वहां आपको पता होना चाहिए कि A6 के अंदर क्या है, A5 के अंदर क्या है। यहाँ तो जी सर, वो तो उन लोगों ने ट्राई A1 अच्छा A1 माइनस A2 करके उन लोगों ने A6 लिखा है, उसके साथ उन लोगों ने आइटम शामिल किया हुआ है सर। वो सही है, वो भी सही है। अगर हम आइटम ये लिखते हैं तो मसला नहीं है ना सर। बिल्कुल सही है। देखो मैंने तो आयोटा लेके चला हूँ और वो आयोटा ऑलरेडी उनकी नीयत में है, मैंने क्लियर सामने लिखा है। ठीक हो गया सर, ठीक है सर। दोनों तरह से सही है, कोई इसमें सर जी सर सर मुझे इसकी इम्प्लीकेशन का क्लियर करना था। अभी ये जो सोल्यूशन हमारे पास है और हम बताते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो इसका क्या ये मतलब है कि जो प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल प्राइस उसी को कन्वर्ज करेगी? नहीं 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 नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास इससे एक इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है। लाइक इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी आ रही है 9। मतलब मार्केट में किसी भी चीज की, चलें यही एग्जांपल ले लें कि मार्केट में इस वक्त जो है ना वो टमाटर की जो कीमत है वो 50 रुपए होनी चाहिए। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम प्राइस है जो मार्केट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है। किसी भी वजह से, वो ईद की वजह से, कोरोना की वजह से, वगैरह वगैरह, किसी भी चीज की वजह से वो 9 से डेविएट करती है। 9 से डेविएट किस वजह से करती है? लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि कीमतें बढ़ जाएंगी तो वो और ज्यादा खरीदते हैं, और डिमांड ज्यादा हो जाती है, और प्राइसेस बढ़ती हैं, या सो ऑन। उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ये जो फ्लक्चुएशंस आती हैं ना, वो फ्लक्चुएशंस एक्सपेक्टेशंस की वजह से आती हैं, या इवेंट्स की वजह से आती हैं, या शॉक्स की वजह से आती हैं। आपकी एक इक्विलिब्रियम प्राइस 9 है। अब आप ये कह रहे हो कि लॉन्ग रन में ये होगा कि लॉन्ग रन में ये जो या जो आप डेविएट कर रहे हो शॉर्ट रन में जो आप डेविएट कर रहे हो 9 से, देखिए ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है ना, इस सोल्यूशन में 9 इज द लॉन्ग रन सोल्यूशन, और जो पहला है e raised to power minus t 3 cos 2t plus 2 sin 2t, ये है डेविएशन फ्रॉम दिस 9, दिस लॉन्ग रन सोल्यूशन। अब हम ये कह रहे हैं कि जो लॉन्ग शॉर्ट रन में डेविएशन हो रही है, क्या ये लॉन्ग रन में दोबारा 9 की तरफ जाएंगे या 9 से दूर ही रहेंगे? अगर लॉन्ग रन के अंदर ये वाली जो शॉर्ट रन डेविएशन है ये कन्वर्ज करती है टुवर्ड्स 9, तो इसका मतलब है स्टूडेंट ये जो सोल्यूशन है ये कन्वर्जेंट सोल्यूशन है, स्टेबल सोल्यूशन है। और अगर लॉन्ग रन में आप 9 की तरफ जो इक्विलिब्रियम है उसकी तरफ कन्वर्ज नहीं करते तो ये डाइवर्जेंट सोल्यूशन है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? कौन बताए जी? अभी जिन्होंने अभी पूछा था, आपके ख्याल में ये सोल्यूशन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? सर ये डाइवर्जेंट है। कैसे पता चला आपको डाइवर्जेंट है? सर क्योंकि आपने कहा था R1 R2 दोनों को नेगेटिव होना चाहिए इन केस टू बी कन्वर्जेंट, बट इफ वन ऑफ देम इज पॉजिटिव देन इट हैज टू बी डाइवर्जेंट। अच्छा, यहाँ पे तो R1 या λ1 λ2 आए हैं, यहाँ क्लियर नहीं है। हाँ, यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट है, यहाँ कुछ और देखो। yes, वो मैंने उस केस में बताया था जहाँ रियल हो, यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट है। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि अगर आप cos 2t या sin 2t का ग्राफ देखें तो इनका ग्राफ हमेशा, इनके अंदर पीरियोडिक मोशन होती है, एक खास टाइम के बाद दोबारा वही वाली मूवमेंट आ जाती है। मैं इसके लिए आप एक काम कर लें, आप लोग जरा अपने पास ओपन करें पेज नंबर 516 पेज नंबर 516। तो जो साइन है, जो कॉस का ग्राफ है, इसके ग्राफ ना कन्वर्जेंट होता है ना ही डाइवर्जेंट होता है। इनके अंदर एक पीरियोडिक मोशन है कि एक खास एंगल के बाद फिर दोबारा वही उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। मेरा पॉइंट समझ आ गया? इसके अंदर आइसोलेशन है जो कि हमेशा उस लाइन के अराउंड एक जैसी रहती है। इसका मतलब ये है कि जो साइन और कॉज है वो ना तो कन्वर्जेंट है ना वो डाइवर्जेंट है। तो जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो इसमें जो बाहर वाला पोर्शन है ना, जो e raised to power minus t लिखा हुआ है, इसका मतलब है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? कॉम्प्लेक्स रूट के अंदर h पे डिपेंड कर रही है। बिल्कुल सही है, h पे, रियल पार्ट पे डिपेंड करती है।
अब आप अगर देखें कि अगर ये रियल पार्ट नेगेटिव है तो ये e रेज़ टू पावर समथिंग डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो वो डैम्प्ड होगा। बिल्कुल सही है। तो जो लैम्डा की वैल्यू के अंदर इसमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिपेंड करता है लैम्डा में रियल पार्ट पे। इफ द रियल पार्ट इज नेगेटिव देन द सिस्टम इज कन्वर्जेंट, इफ द रियल पार्ट इज पॉजिटिव देन डाइवर्जेंट। काज और साइन तो इसमें हमेशा जो है ना वो आइसोलेशन ही रहेंगे, वो पीरियोडिक मोशन ही उनके अंदर रहती है, उससे स्टेबिलिटी नहीं पता चलती। ये जो बाहर का पोर्शन है एक्सपोनेंशियल, ये इसको या तो डिफ्लेट करता है या इन्फ्लेट करता है। अगर e रेज़ टू पावर माइनस होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा तो इसको ये डिफ्लेट करेगा, कम करेगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको इन्फ्लेट करेगा। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, इस केस में e रेज़ टू पावर माइनस आ रहा है, इस वजह से इसका सोल्यूशन कन्वर्जेंट होगा। कोई क्वेश्चन? तो आपको एच अगर जीरो हो तो सर आप बताओ क्या होगा? स्टेबल होगा, फिर यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन। नहीं, वो ना डाइवर्जेंट होगी। नहीं, वो ना डाइवर्जेंट है ना कन्वर्जेंट है। हमारा वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो कन्वर्जेंस में होता है, तो उस केस में हमेशा आइसोलेशन ही रहेंगी। वो जो हमने वो पहले भी पढ़ा था ना फर्स्ट ऑर्डर में, ऐसे भी जो केसेस होते हैं कि जो आप लेफ्ट राइट इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं फिर उससे दूर जाते हैं, इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं फिर दूर जाते हैं, तो आप कहीं पे भी स्टेबल नहीं होंगे। आप इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे लेकिन फिर इक्विलिब्रियम से दूर चले जाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे फिर दूर चले, जिस तरह से काज और साइन का सिंपल ग्राफ होता है, तो वो स्टेबल नहीं कहलाता, वो आइसोलेशन ही कहलाती है। मेरा पॉइंट समझ आ गया? हेलो सर, इक्वल टू जीरो को हम यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन कहेंगे ना? यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशंस कहेंगे लेकिन वो स्टेबल नहीं कहेंगे उसको। सही है, समझ आ गई सर। स्टेबल उसी केस में होगा व्हेन इट कन्वर्ज टुवर्ड्स 9 या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उस केस में देखिए, इस केस में अगर ये जीरो हो तो कन्वर्जेंस होगी लेकिन वो फिर डाइवर्जेंस की तरफ चला जाएगा। हम कन्वर्जेंस उसको कहते हैं कि जब आप वो कन्वर्ज करें तो दोबारा डाइवर्जेंस की तरफ ना जाए। ठीक है सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ लो। सर एच इक्वल टू जीरो को एक्चुअली बुक में भी कहा है ना कि वो यूनिफॉर्म पैटर्न होगी, मतलब अप एंड डाउन इतना नहीं आएंगे, तो उसको हम यूनिफॉर्म पैटर्न ही कहेंगे बस। चलो ठीक है, उसको यूनिफॉर्म कह लें लेकिन हाँ, उसको स्टेबल नहीं कहना। स्टेबल के लिए देखिए, मैं रिपीट करता हूँ कि जो अगर हमारे रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो उस केस में दोनों रूट्स को नेगेटिव होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। अगर हमारे रूट्स इक्वल और रियल हैं तो उस केस में अगेन रूट्स को नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं तो उस केस में आपने रियल पार्ट को देखना है, इमेजिनरी पार्ट को नहीं देखना। अगर आपका रियल पार्ट नेगेटिव है तो स्टेबल है, अगर रियल पार्ट नेगेटिव नहीं या पॉजिटिव है तो उस केस में डाइवर्जेंट होगा। जी, तो क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू, समझ आ गई। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। अच्छा, अब हम उसके बाद जो है ना आगे आता है एक है इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट मॉडल। ये जो मैंने बनाया हुआ है, मैं इसको आज नहीं कराता, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप लोग ये करें कि जो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट मॉडल है प्लीज इसको कल तक जरूर पढ़ लें। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो फिर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपको समझ आ जाएगा। मैं आपके साथ ये स्लाइड्स भी आज ही शेयर कर लूंगा, ठीक है? बल्कि इसकी जो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट मॉडल है इसकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर लेता हूँ। स्लाइड्स पे इतना क्लियर नहीं है, स्लाइड्स तो अब शेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये बुक में से है। लेकिन अभी मैं आपके साथ पहले ये काम कर लेता हूँ। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो मॉडल है इसकी मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा पढ़ ले। अगर आप लोग पहले पढ़ के रखेंगे, बुक से भी पढ़ लें और जो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा उससे भी पढ़ के रखेंगे तो आप लोगों को कल बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अदरवाइज थोड़ा सा मैं ये पेज 1 हो गया इसका।
पेज जी आप लोगों के साथ शेयर हो गए, ये आप लोगों को मिल रही है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जो व्हाट्सएप पे ये अगला वाला मॉडल, ये मैंने मैनुअल इसको सॉल्व किया हुआ है। आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश करनी है, थ्योरी इसकी वहां से पढ़ें और इसको जो है आप लोग जरा समझने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से है। तो कल मैं आपको ये वाला मॉडल कराऊंगा और ये करके फिर इसके साथ जब आप ये कर लेना मॉडल, इसके साथ फिर इसकी ये जो आगे एक्सरसाइज गिवन है इसी की एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 1 भी फिर आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये कल तक आप कर लें तो कल इंशाल्लाह जो है ना हम इसको दोबारा से आगे इस काम कर लेंगे। यहाँ तक कुछ कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है, कोई मेथोडोलॉजी में कोई इशू है कि ऐसे नहीं इस तरह से करना चाहिए? जी सर काइंडली आप कल दोबारा फिर बोर्ड से पढ़ाएंगे, स्लाइड से मुश्किल होता है, फिर बुक खोलो बार बार बीच में, फिर व्हाट्सएप चेक करो तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा नहीं होगा, कल मैं पता है क्या करूंगा, कल मैं ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना लिख के बाद में मैं आपको व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, ये मैं कल ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसको कल लिख लूंगा, पहले ही लिख लूंगा, ठीक है। जहाँ स्लाइड्स है ना, स्लाइड्स के साथ साथ ही मैं लिख लूंगा। बोर्ड पे प्रॉब्लम ये हो रहा था, वो फोकस नहीं होता, वो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को साथ लाइव नजर नहीं आता, तो इसलिए वो प्रॉब्लम होता है। मुझे तो ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। तो कल मैं ऐसा करूंगा कि ये जो मैंने व्हाट्सएप बीच में भेजी है ना पिक्चर्स, ये मैं साथ ही स्लाइड्स पे ही साथ अटैच कर लूंगा, तो वो जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। सही है। कोई और स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो? देखिए ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं ना, ये रहेंगे, क्योंकि ना तो आप लोग फेमिलियर हैं, ना हम लोग इस तरह से पढ़ाने में फेमिलियर हैं, और मुझे तो स्लाइड से पढ़ाते हुए कभी भी जिंदगी में स्लाइड से नहीं पढ़ाया, तो वैसे ही मैं इससे बहुत ज्यादा तंग हो रहा हूँ। लेकिन अब क्या करें, बोर्ड पे कराते हुए वो जो दूर के स्टूडेंट है उनको जरा नजर सही नहीं आता, वो प्रॉपर तरीके से, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं जो है ना इस पे कर रहा हूँ। कोई और अगर क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई चीज पूछने वाली, कोई बताने वाली है, तो वो आप मुझे बताओ। नो सर, थैंक यू। अच्छा जीआर है, जीआर आप इन सब स्टूडेंट की जरा वो आप लिख लीजिएगा, अपने पास अटेंडेंस लिख लीजिएगा जो जो प्रेजेंट है, ठीक है सर मैंने ले लिया। चलो थैंक यू। सावल का मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था, तो आप प्लीज उसका भी नाम लिखवाओ। कौन? सावल का सर,